नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में सामान्य ज्ञान यानी दोस्तों जीके के टॉप 21 यानी दोस्तों 21 प्रश्न करने वाले हैं जो हमारे पिछले कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और इनसे बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए हैं एग्ज़ाम में उन्हें भी हम साथ में देखते चलेंगे। तो लास्ट में आप कमेंट कर ज़रूर बताएं कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। देखिए पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लीहा। तो प्लीहा को दोस्तों मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ बुलाई थी। तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी ये हमें बताना है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो बौद्ध संगीति हुई थी तो टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, जिसमें दोस्तों हमसे तृतीय पूछा है। तो जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वह राजगृह में हुई थी। तो ये देखिए पहली बौद्ध संगीति थी। अब हमसे ये पूछ लिया जाता है कि किसके समय में हुई थी। तो आप याद रखेंगे कि पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में हुई थी, यानी राजा कौन था उस समय, अजातशत्रु। और जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वह आपका वैशाली में हुई थी, यानी दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, वैशाली में। तो इस समय जो राजा था वह कालाशोक था, याद रखेंगे कालाशोक। या द्वितीय बौद्ध संगीति के समय राजा था कालाशोक। अब तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो तृतीय आपकी पाटलिपुत्र में होती है। कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। और इसके समय में राजा कौन था, तो इसके समय में जो राजा था दोस्तों वह कौन था, अशोक, यानी सम्राट अशोक तृतीय बौद्ध संगीति के समय राजा थे। अब देखिए जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ पर हुई थी, वह कुंडलवन यानी कश्मीर में हुई थी। और इस समय राजा कौन थे, कनिष्क। कनिष्क के समय में यह चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, कनिष्क के समय में। तो इन चारों को आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब हमसे तृतीय बौद्ध संगीति पूछा है जो कि अशोक के समय में हुई थी। तो कहाँ हुई थी तृतीय वाली, तो पाटलिपुत्र में हुई थी, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य भूटान से अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो भारत का कौन सा राज्य है जो भूटान से सीमा साझा नहीं करता। देखिए सिक्किम की सीमा भूटान के साथ लगती है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी भूटान के साथ लगती है और पश्चिम बंगाल की भी सीमा भूटान के साथ लगती है। और एक और याद कर लेंगे, असम। असम की भी सीमा दोस्तों भूटान के साथ लगती है। तो इस तरह से भारत के 4 राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है। तो याद रखेंगे 4 राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम। तो किसकी सीमा भूटान के साथ नहीं लगती, तो मेघालय की सीमा दोस्तों भूटान के साथ नहीं लगती। और यही हमसे पूछा है किसकी नहीं लगती, तो मेघालय, यानी डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि वर्तमान भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट हैं दोस्तों, ये हमें बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्तमान में कुल भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। तो याद रखना है 25 हाई कोर्ट। अगला प्रश्न देखें। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, उसे भारतीय संविधान द्वारा या संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। तो डी क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अब देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर और बनते हैं कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान इन्हें कब अपनाया गया था। तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को याद रखेंगे 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 याद रखेंगे।
इस दिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत के, अब यहाँ पर देखिए डैश यहाँ पर हमें भरना है कि के पास संसद के दोनों सदनों को बुलाने या भंग करने की शक्ति है। यानी किसके पास दोनों सदनों को बुलाने और उसे भंग करने की शक्ति है? तो दोस्तों वह शक्ति आपके राष्ट्रपति के पास, यानी डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संसद में कौन कौन होते हैं? तो संसद में दो सदन लोकसभा और राज्यसभा, और उनके साथ राष्ट्रपति भी होते हैं। तो इस तरीके से जो राष्ट्रपति होते हैं वह दोनों सदनों को बुलाने और उन्हें भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि सर्वदाता रक्त समूह होता है। तो यहाँ पर सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है ये हमें बताना है। देखिए ए बी क्या है आपका? ए बी दोस्तों सर्वग्राही होता है। याद रखेंगे ए बी क्या होता है? सर्वग्राही होता है। और ओ यहाँ पर क्या होता है? सर्वदाता। तो जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वह सर्वदाता होता है, यानी किसी को भी हम रक्त दे सकते हैं, ओ ब्लड वाले। और जो ए बी ग्रुप होता है यहाँ पर वह किसी से भी ब्लड ले सकता है, ये आपको याद रखना है। यानी ए बी क्या हो गया? सर्वग्राही, यानी सबसे ले सकता है। ओ क्या हो गया? सर्वदाता, सबको दे सकता है। हमसे सर्वदाता पूछा है, यानी ओ वाला क्या हो जाएगा? सही उत्तर, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो यहाँ पर देखिए लागू हो पूछा है कि अगर आंशिक रूप से लागू पूछता तो उसका आंसर अलग होता, लेकिन पूछा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है। डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे पूछता कि आंशिक रूप से जो लागू हुआ था वह 26 नवंबर 1949 को, इस दिन आंशिक रूप से लागू हुआ था, लेकिन जो पूर्ण रूप से लागू हुआ वह 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है ये हमें बताना है। भरतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अब देखिए भरतनाट्यम क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। और टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? टोटल शास्त्रीय नृत्य 8 हैं, इसको भी याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक याद रखेंगे। उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश कह सकते हैं। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। तमिलनाडु का यहाँ पर भरतनाट्यम हो गया। केरल का कथकली और मोहिनी अट्टम याद रखेंगे। कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों कहाँ के हैं? केरल के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनाईमुड़ी, यानी सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 2695। ये उसकी क्या है? ऊंचाई है मीटर में। तो अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। तो अनाईमुड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सैडल चोटी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए अगला प्रश्न है कि एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। तो एंडीज पर्वतमाला इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों एकांकागुआ है, यानी सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, यानी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी ये हमें बताना है। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी किलिमंजारो, यानी सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदवंश का हमें अंतिम शासक बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नंदवंश की स्थापना किसने की थी। तो महापद्म नंद ने, महापद्म नंद ने इसकी स्थापना की थी नंदवंश की। और हमसे पूछा है कि अंतिम शासक, तो घनानंद दोस्तों नंदवंश का अंतिम शासक था। तो ये क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा घनानंद।
जो नंद वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, यानी किस युग की सभ्यता थी? तो लौह युग, पुरापाषाण, नवपाषाण, कांस्य युग। तो हड़प्पा सभ्यता यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी डी वाला क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, तो एनी बेसेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी 20 का क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा ये क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद था, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? मस्जिद, मंदिर, इस तरह के ऑप्शन से, तो मस्जिद ये है, याद रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था। देखिए, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड बना, यानी यहाँ पर लगा लेंगे सेकंड एक में, यहाँ पर दोनों ऑप्शन एक ही हो गए हैं, तो चंद्रगुप्त सेकंड समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बना, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम कहाँ से जागृत हुआ, यानी वंदे मातरम दोस्तों कहाँ से लिया गया? तो वंदे मातरम आपका आनंद मठ से लिया गया, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ की रचना की और उसी से यहाँ पर वंदे मातरम को लिया गया। देखिए, मुंडकोपनिषद से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? तो सत्यमेव जयते या मुंडकोपनिषद से लिया गया, सत्यमेव जयते। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यह मोहम्मद गौरी, देखिए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच यहाँ पर तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान, जिसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर जीत जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा तराइन का युद्ध होता है वह 1192 में होता है, जिसमें इस बार मोहम्मद गौरी इसमें क्या होता है विजेता होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके किसके बीच हुआ, तो वह याद रखेंगे मोहम्मद गौरी और यहाँ पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध हुआ था। पहला हुआ था 1191 में और दूसरा उसी के बाद यहाँ पर 1192 ईस्वी में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये हमें दोस्तों बताना है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए, यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अब देखिए, हमसे क्वेश्चन पूछा जाए यदि भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो वहाँ पर आपको माउंट बेटन लगाना है। किसे? माउंट बेटन को। यह स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। लेकिन अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, अगर भारतीय शब्द उसमें और जोड़ दिया जाए तो वह ऑप्शन हो जाएगा सिराज गोपालाचारी। देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड यहाँ पर विलियम बेंटिक हो जाएगा। अब यदि पूछा जाए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो माउंट बेटन हो जाएगा, और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सिराज गोपालाचारी हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। तो इस तरीके दोस्तों हमारे कंप्लीट होते हैं टोटल 21 क्वेश्चंस। तो कितने क्वेश्चंस आपने सही किए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।